अभिषेक आज सुबह ही अपने दोस्त अर्जुन के यहाँ गांव में आया था, क्योंकि 5 दिन बाद अर्जुन की शादी थी। अभिषेक सुबह से अर्जुन के घर बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो उसने अर्जुन से कहा, यार मैं कब से यहाँ बैठा हूँ, तुम मुझे अपने गांव में टहलाने तो जाने दो। तभी अर्जुन कहता है, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। तभी अर्जुन की माँ उन दोनों को घर से बाहर जाते देखकर कहती है, तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर अर्जुन कहता है, कहीं नहीं माँ, बस अभिषेक को हमारा गांव दिखाने जा रहा हूँ। अर्जुन की माँ ने कहा, ठीक है, लेकिन रात होने से पहले वापस आ जाना, तुम हमारे गांव के बारे में जानते हो ही। अर्जुन ने कहा, हाँ माँ, मुझे पता है। ये कहकर अर्जुन अभिषेक को गांव दिखाने ले जाता है। गांव बहुत बड़ा और सुंदर था। गांव में चहल पहल भी थी। अभिषेक को गांव में घूमने में मज़ा आने लगा। जब दोनों चल रहे होते हैं तो अर्जुन की माँ का फ़ोन आता है। माँ से बात करके वो अभिषेक से कहता है कि भाई, तुम गांव में घूमो, मुझे घर पर कुछ काम है, इसलिए मैं घर वापस जा रहा हूँ। और हाँ, तुम भी रात होने से पहले घर वापस आ जाना। ये कहकर अर्जुन अपने घर जाने लगता है, और अभिषेक वो तो घूमने में बिजी था। गांव में अभिषेक घूमते फिरते बहुत दूर निकल जाता है। अब थोड़ा अंधेरा भी हो जाता है, इसलिए अभिषेक घर वापस जाने का फैसला करता है, लेकिन वो रास्ता भूल जाता है। इसलिए वो अर्जुन को बुलाने के लिए जेब से मोबाइल निकालता है, लेकिन मोबाइल में बैटरी बहुत कम थी। यार, बात करने के बाद अगर फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए तो अच्छा है। ये कहकर वो अर्जुन को फ़ोन लगाता है, और जैसे ही अर्जुन फ़ोन उठाता है और गुस्से में कहता है, अरे यार, तुम अब भी गांव में घूम रहे हो, इतना रात को घूमना अच्छा नहीं है। अभिषेक जवाब देते हुए कहता है, भाई आप पहले मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं यहाँ हूँ। वहीं अभिषेक का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। अब क्या करें यार, अभिषेक चिंतित हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ने का फैसला करता है और सोचता है कि आगे जाकर किसी से पूछ लूँगा, लेकिन आसपास कोई नहीं दिखता। इस बात से अभिषेक बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि कुछ समय पहले गांव में काफ़ी चहल पहल थी, और अब पूरा गांव खामोश था। अभिषेक इधर उधर भटकता है, लेकिन अर्जुन के घर का रास्ता नहीं खोज पाता। 3 घंटे ऐसे ही निकल गए। अब वह थक चुका था। तभी उसकी नज़र सामने खड़ी लड़की पर पड़ती है। वह दुल्हन की तरह सजी हुई थी और अभिषेक को देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी लड़की अभिषेक के पास आकर कहती है, तुम आ गए, अब मेरे साथ चलो। अभिषेक को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह पागलों की तरह उसके साथ जा रहा था। कुछ देर बाद लड़की अभिषेक को सहारा बांध देती है और फिर उसे एक गड्ढे के पास ले जाती है। गड्ढे के अंदर का नज़ारा देखकर अभिषेक के पसीने छूट जाते हैं। उसका शरीर कांपने लगता है, क्योंकि गड्ढे में कुछ लड़कों के कटे हुए सर पड़े थे, और दाईं ओर एक कपड़ा पहने हुए एक दूल्हा भी पड़ा हुआ था। अभिषेक में अचानक हिम्मत आ गई और वह दौड़ने लगा। और तभी वह अचानक रुक गया, क्योंकि उसने देखा कि उसके सामने बिना सर के कई आदमी खड़े हुए थे। सभी ने शादी के कपड़े पहने हुए थे। शायद ये वही लोग थे जिनके सर उस गड्ढे में पड़े हुए थे। अभिषेक फिर से उनसे बचने के लिए पीछे की ओर दौड़ा, और तभी उसकी सांसें थम गई और उसने देखा कि वही लड़की दुल्हन के कपड़े पहने उसके सामने खड़ी है, और वह धीरे धीरे उसके पास आ रही है, और कटे हुए सर वाले सभी लोग उसी की तरफ बढ़ रहे थे। अभिषेक वहीं खड़ा रह गया। तभी अचानक एक बड़ा सा उजाला हुआ। अभिषेक ने देखा कि जिस खंबे के नीचे वो खड़ा था, उस खंबे की लाइट अचानक से जलने लगी। अभिषेक ने देखा कि जब लाइट जली तो वो लड़की और कटे हुए सर दोनों वहाँ से भाग गए।
अब अभिषेक भी समझ गया कि बचना है तो उसे वहीं खड़ा रहना होगा। अभिषेक पूरी रात उस खंबे के नीचे खड़ा और पूरी रात बिताई। सुबह अभिषेक अर्जुन के पास पहुंचा, उसे उसके साथ हुई रात की घटना के बारे में बताया। तभी अर्जुन की माँ ने अभिषेक को बताया कि उस दुल्हन का भूत सालों से इस गांव में भटक रहा है। जिस दिन उसकी शादी होनी थी उस दिन उस लड़की को किसी ने मार दिया था, और उस दिन से जब भी गांव में शादी होती है तो वह किसी न किसी को मार ही डालती है। तुम इसलिए बच गए क्योंकि जिस खंबे के नीचे तुम खड़े हुए थे उसमें सफ़ेद एलईडी लाइट लगी थी, और कहा जाता है कि सफ़ेद रोशनी में कोई भी भूत या शक्ति अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती। तो दोस्तों, ये थी कहानी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं। रात 9 बजे अमित और पीयूष कमरे में बैठकर फ़ोन चला रहे थे। तभी किसी ने अचानक घर का दरवाज़ा खटखटाया। अमित ने पीयूष से कहा, कौन आया है भाई? पीयूष ने कहा, जाना भाई, अभी मैं ज़रूरी काम कर रहा हूँ। अंत में अमित थोड़ा नाराज़ हो जाता है और दरवाज़ा खोलने जाता है। वो चिल्लाया और पूछा, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, अरे मैं सूरज, जल्दी से दरवाज़ा खोलो यार। सूरज उन दोनों का दोस्त था और वो उनके साथ पार्टी करने आया करता था। ये सुनकर अमित दरवाज़ा खोलने के लिए डांट पर हाथ रखने जा रहा था, और वहीं उसके हाथ रुक गए और अमित तुरंत वापस पीयूष की ओर मुड़ा और देखा कि पीयूष भी उसे अपना फ़ोन नीचे रखकर देख रहा है। अमित तुरंत पीयूष के पास आया और बोला, सुना भैया? पीयूष बोला, भाई लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? 1 घंटे पहले ही तो हम सब ने सूरज का अंतिम संस्कार करा है। ये दोनों सूरज की आवाज़ सुनकर इसलिए डरे थे क्योंकि सूरज का कल एक्सीडेंट हो गया था और उसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार दोनों आश्चर्यचकित होकर यही सोच रहे थे कि तभी फिर से सूरज की आवाज़ आई, अरे कहाँ चले गए तुम दोनों? कब से बाहर खड़ा हूँ, जल्दी से दरवाज़ा खोलो। लेकिन अमित और पीयूष की हालत बिगड़ गई थी, शरीर में खून जम गया था। दोनों एक दूसरे को मूर्ति की तरह देख रहे थे और सूरज बाहर खड़ा सिर्फ नाम पुकार रहा था और कह रहा था, यार दरवाज़ा खोलो, मैं आज पार्टी का सामान लेकर आया हूँ। लेकिन सूरज की आवाज़ सुनकर दोनों की पार्टी चली गई। अचानक बाहर का शोर थम गया। ऐसा लग रहा था कि बाहर कोई नहीं है। अभी अमित और पीयूष दोनों का डर ख़त्म भी नहीं हुआ था कि अचानक उसके बाथरूम से आवाज़ आने लगी, जैसे बाथरूम में कोई है। लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि घर में तो अमित और पीयूष के अलावा और कोई भी नहीं रहता था, और आज उनके घर कोई आया भी नहीं था। आवाज़ सुनकर दोनों बाथरूम के दरवाजे के सामने ही देख रहे थे कि बाथरूम का दरवाज़ा अपने आप खुल गया और सूरज एक हाथ में शराब की बोतल और दूसरे हाथ में कुछ खाने की चीज़ लिए बाहर निकल आया। बाहर आकर सूरज ने सामान टेबल पर रखा और फिर दोनों से कहा, अरे ऐसे क्यों घूर रहे हो? लेकिन दोनों डर के मारे सूरज की ओर देख रहे थे। दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। फिर सूरज उन दोनों के करीब गया और बोला। इस बार उसकी आवाज़ बहुत डरावनी लग रही थी। उसने कहा, कल जब मैं शराब नहीं पी रहा था तो तुम दोनों ने मुझे ज़बरदस्ती शराब पिलाई, और अब तुम मना कर रहे हो? उसकी बातें सुनकर अमित ने कहा, भाई हम तो तुम्हारे दोस्त हैं ना? सूरज ने कहा, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुम दोनों को अपने साथ ले जाऊँगा और हम तीनों फिर से पार्टी करेंगे। लेकिन अमित और पीयूष को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब दोनों बस यही सोच रहे थे कि कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। लेकिन ये दोनों का कोई सपना नहीं था।
वो दोनों सूरज से डरते हुए अपने जीवन के लिए भीख मांग रहे थे, लेकिन इसका सूरज पे कोई असर नहीं पड़ा और ऐसा लग रहा था जैसे मरने के बाद सूरज अपने दोस्तों के बिना नहीं रह सकता था। इसलिए वो आज अपने दोस्तों को लेने आया था। सूरज ने अपने साथ लाई हुई बोतल उन दोनों के मुंह में डाल दी और बोतल तब तक खाली नहीं हुई जब तक कि अमित और पीयूष वो पूरी शराब पीने से मर नहीं गए। उन दोनों को सूरज अपने साथ ले आया था और वह इन दोनों को अपने साथ लेकर चला गया। संजय एक जाबाज आर्मी ऑफिसर था, मगर अपनी पैर की चोट की वजह से उसने आर्मी छोड़ दी थी। वो वापस अपने होम टाउन मिज़ोरम में रहने लगा था। एक रात वो अपने घर से कुछ ही दूर अपने एक दोस्त सुनील के साथ बैठा था। रात बहुत हो चुकी थी और इसी की वजह से पूरा रोड एकदम सुनसान था। तभी संजय और उसके दोस्त को उस रोड पर एक गाड़ी के आने की आवाज़ आई और उन्होंने देखा कि एक वाइट कलर की गाड़ी उन्हीं की तरफ आ रही थी। वो गाड़ी जाकर उन्हीं दोनों के सामने रुक गई और ड्राइवर ने अपना शीशा नीचे किया। वो गाड़ी एक मिडिल एज आदमी चला रहा था। देखने से तो वो रईस लग रहा था, लेकिन वो आदमी थोड़ा डरा हुआ था। उसने संजय और सुनील को देखा और उनसे कहा कि उसे उन दोनों की मदद चाहिए, पर उस मदद के बदले वो उन्हें मुंह मांगे पैसे देगा। बल्कि उस आदमी ने पैसों से भरा एक ब्रीफ केस उनके सामने रख दिया। इस पर संजय का दोस्त सुनील बहुत खुश हो गया और उसने बिना सोचे समझे उस आदमी की मदद करने के लिए हाँ कर दी। संजय को ये सब अजीब लग रहा था, लेकिन उसने फिर भी सुनील की बात मानकर वो उस आदमी के साथ गाड़ी में बैठकर चल दिए। उस गाड़ी में एक अजीब सी ठंडक थी। वो आदमी उन दोनों को उस इलाके से दूर जंगल के पास ले गया। उसने वहाँ पर गाड़ी रोकी और गाड़ी की डिग्गी से 2 फावड़े निकाले। उसने वो फावड़े संजय और उसके दोस्त को पकड़ाए और फिर डिग्गी में पड़ा एक अजीब सा पुराना बॉक्स निकाला। उस आदमी ने उन दोनों को बॉक्स दफनाने को कहा और कहा कि उसे इसी काम के लिए उनकी मदद चाहिए थी। संजय को वो बॉक्स देखकर अचानक घबराहट सी होने लगी, लेकिन वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसका दोस्त उसे खींचकर जंगल के अंदर ले गया। वो दोनों मिलकर अभी गड्ढा खोद ही रहे थे कि वो सूटकेस वाला आदमी अपनी गाड़ी स्टार्ट करके जल्दी से वहाँ से निकल गया। वो आदमी उस पैसों से भरे ब्रीफकेस को वहीं छोड़कर चला गया था। उसे ऐसे भागते हुए देखकर संजय को अब और डर लगने लगा था। उसने अपने दोस्त को वहाँ से चलने को कहा, मगर अब उसका दोस्त उस बॉक्स को खोलना चाहता था। इस बात पर संजय उसके दोस्त की बहस हो गई और संजय उसके बिना ही अपने घर चला गया। संजय के जाने के बाद उसके दोस्त को भी डर लगने लगा था। वीरान जंगल में सुनील अकेला हाथ में बॉक्स लेकर खड़ा था, मगर कहते हैं ना, इंसान का दिमाग बहुत खतरनाक चीज़ है। आखिरकार उसने वो बॉक्स खोल ही दिया। उस बॉक्स में कई सारी अजीब चीज़ें पड़ी थी। पुरानी अंगूठी, किसी की कंघी, सिक्के और ना जाने क्या क्या। अचानक वो बॉक्स में उतना खोसा गया मानो उस बॉक्स ने उसे हिप्नोटाइज कर दिया हो। तभी सुनील को एक जोर का धक्का लगा और वो उस बॉक्स से दूर हो गया। फिर उस बॉक्स के अंदर से एक औरत की आत्मा बाहर निकली। वो आत्मा एक बेहद डरावनी सफ़ेद परछाई थी। वो सीधा जाकर सुनील में समा गई। वहीं दूसरी तरफ संजय बेचैनी से अपने घर पहुंच चुका था। उसने घर जाते ही इंटरनेट पर उस बॉक्स के बारे में रिसर्च शुरू करी और उसे कुछ पता चला, जिससे उसके हाथ पैर कांपने लगे। वो बॉक्स
जो उन्हें दफनाने को मिला था वो एक डिब्बुक था, एक ऐसा बॉक्स जिसमें कुछ जीउस रिलीजन के लोग भयानक आत्मा को कैद करते हैं ताकि वो किसी को नुकसान ना पहुंचा सके। ये ऐसा बॉक्स है जो अगर एक बार किसी इंसान से जुड़ जाए तो उसकी जान ले लेता है और उसका कभी पीछा नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि मरने के बाद तक भी नहीं। ये पढ़कर उसी वक्त संजय अपने दोस्त सुनील को बचाने जंगल की तरफ भागा, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संजय का दोस्त उस बॉक्स से पोजेस हो चुका था और बिल्कुल एक शैतानी आत्मा जैसा लग रहा था और वैसे ही बर्ताव कर रहा था जैसे किसी ने उस पर काबू कर लिया हो। उसकी आंखें एकदम सफ़ेद पड़ चुकी थीं और चेहरे पर उसकी नसें दिख रही थी। संजय को देखते ही जोर से चीखा और बेहोश होकर नीचे गिर गया। उसके बेहोश होते ही उसके बगल में पड़ा वो डिब्बुक बॉक्स खुद का खुद बंद हो गया। ये देखकर संजय अपने बेहोश दोस्त के पास पहुंचा और उसकी नसें बंद पड़ चुकी थी, वो मर चुका था। इस हादसे के बाद संजय के इतना गहरा सदमा लगा कि वो कई महीनों तक बीमार रहा। ठीक होने पर उसने अपना शहर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और वो उस डिब्बुक को कभी नहीं भूल पाया। एक छोटा सा बॉक्स अपने अंदर कितने भयानक राज लिए बैठा था, ये किसी ने सोचा भी नहीं था। इन्हीं रहस्यमयी सवालों को जानने के लिए देखिए हॉरर सेटिस्फाई। ये जो घटना है ना, ये 1991 या 1992 के बीच की है। हमारे पड़ोस में एक किराएदार रहता था। वो गैरेज में मैकेनिक का काम करता था। वो किराएदार नास्तिक था, पर उसकी पत्नी और बच्चे धार्मिक थे। उसकी पत्नी अपने घर के लिए तरस रही थी और किस्मत से उन्हें होम लोन की सारी समस्याओं से छुटकारा मिल गया और उसने एक अच्छा घर खरीद लिया। अब यहीं से कहानी शुरू होती है। किराएदार ने अपने नास्तिक होने के कारण ना ही कोई पूजा पाठ करवाया और ना ही कोई अनुष्ठान। ऐसे ही उन लोगों ने अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। घर जाते ही सबसे पहले उसके पति को भगवान की तस्वीर लगाते हुए हाथ में कील लग गई और उससे गहरा जख्म भी हो गया। करीब 7 टांके भी आए। घर में शिफ्ट होने के बाद वो आदमी कुछ दिनों के लिए बाहर चला गया। जब वह वापस आया तो उसके साथ अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी। रात को कभी कभी ऐसा लगता था कि कोई उधर से गुजर रहा है और सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, और कभी कभी ऐसा लगता कि उनके बिस्तर पर उनके बगल में कोई सोया है। पर जब वह अपनी आंखें खोलकर देखता तो वहाँ कोई नहीं होता। 2-3 महीने बीत जाने के बाद एक दिन कुछ और हुआ। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सभी रिपोर्ट सामान्य आई। बाद में उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि वह बहुत बेचैन महसूस कर रहे हैं और अपना दिमाग खो रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, मुझे नहीं पता कि मुझे अक्सर रोने का मन क्यों करता है। एक आदमी बिना किसी भी कारण के क्यों रोएगा, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अनाथ हो गया हूँ और सब मुझे छोड़कर जा रहे हैं। इससे मुझे रोना आता है। उसकी पत्नी ने कहा, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? सब कहाँ जा रहे हैं? आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? वक्त निकल गया। धीरे धीरे परिवार के सभी सदस्य उदास और खामोश रहने लगे। एक दिन तांत्रिक वहाँ से गुजर रहा था और बच्चे वहाँ खेल रहे थे। अचानक वह दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया और बच्चों को कुछ देर देखकर उनसे कहा, बच्चों, ज़रा अपनी माँ को तो बुलाना। बच्चे ने अंदर जाकर माँ से कहा कि बाहर कोई तुमसे मिलने आया है और तुम्हें बुला रहा है। बच्चे की माँ को देखकर तांत्रिक बोला, बेटा,
अपने बच्चों का ख्याल रखना, इसके साथ कोई अनहोनी होने वाली है। उस बच्चे की माँ ने कहा, क्या अनहोनी होने वाली है? क्या आप मुझे क्या क्या मुझे बता सकते हैं? क्या आप उसे रोक सकते हैं? वो बहुत हड़बड़ाहट में बोल रही थी। तांत्रिक बोला, जो होने वाला है वह होकर रहेगा। मैं इसे नहीं रोक सकता, लेकिन हाँ, जितनी जल्दी हो सके इस घर को छोड़ दें, या घर पर गायत्री मंत्र और दुर्गा सप्तशती का 9 दिनों का जाप करवाएं। अन्यथा आपको यहाँ पर शांति नहीं मिलेगी और आपके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। ये कहकर वह तांत्रिक वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद बच्चे की माँ ने उसे किराने की दुकान से कुछ लाने के लिए भेजा। वो दुकान सड़क के कुछ पार थी, इसलिए जब बच्चा सामान लेकर वापस आ रहा था तो उसका किसी स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया। उस बच्चे की किस्मत अच्छी थी कि उसको सिर्फ 7 ही टाँके आए। जब से वह तांत्रिक ये कहकर गया था, तब से सारे घर में डर फैल गया था। जब भी उसकी पत्नी घर में पूजा पाठ का नाम लेती तो उसका पति उसको इसके लिए मना कर देता। उसकी पत्नी की स्थिति एक तरफ कुएं और दूसरी तरफ खाई जैसी हो गई थी। एक दिन उनके घर उनके कुछ रिश्तेदार उससे मिलने आए, जो भजन कीर्तन में लीन रहते थे। जब वो वापस जाने लगे तो बोले कि तुम जल्दी से ये घर छोड़ दो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। हमें यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। फिर कई लोगों ने सलाह मशवरा करने के बाद उन्होंने उस घर को छोड़कर चले गए। फिर कुछ महीनों बाद उसकी पत्नी एक जवान लड़की से बात कर रही थी और बातचीत उस घर के बारे में हुई। तब उस महिला ने कहा कि यहाँ एक लड़की छत से गिर गई थी और उसकी वहीं मौत हो गई थी। जब वहाँ एक और भी परिवार रहने आया तो था, लेकिन एक दिन शॉर्ट सर्किट से घर में आग लग गई और वहाँ घर में रहने वाले 7 लोगों की एक साथ मौत हो गई। ये घटना उस घर की महिला के विवाह के समय की है। इस घटना में 7 नंबर का रहस्य क्या था वो समझ में नहीं आया, लेकिन हाँ, इस घटना में एक बात सच है कि बिना मुहूर्त या पूजा पाठ के महत्वपूर्ण कार्य नहीं किए जा सकते। चाचा के हाथ में 7 टाँके, बच्चे के हादसे में भी 7 टाँके और 7 लोगों की एक साथ मौत। इस 7 नंबर का रहस्य कभी भी नहीं सुलझा। ये कहानी है 3 दोस्तों की और उन तीनों का नाम था कुलदीप, महेश और गौरव। ये तीनों जहाँ भी जाते एक साथ ही जाते और तीनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव में सब जानते थे कि अगर ये कहीं पर गए हैं तो तीनों साथ में ही होंगे। यानी तीनों एक सच्चे दोस्त थे और एक दूसरे के क्लासमेट भी थे। ये बात तब की है जब गांव में ही एक राजेश नाम का लड़का था और उसकी शादी होनी थी और उसकी बारात गांव से लगभग 33 किलोमीटर दूर एक दूसरे गांव में जानी थी। और उस बारात में कुलदीप, महेश और गौरव भी थे। बारात में तीनों ने बहुत डांस किया, खूब मस्ती करी। शादी विवाह का मामला था तो गांव में तो बहुत सी रस्में होती ही हैं। ये सब प्रोग्राम चल ही रहा था, लेकिन इन तीनों को इससे कोई मतलब नहीं था। वो तीनों ने डीजे पर डांस वगैरह किया और फिर चले गए खाना खाने। खाना पीना खाकर तीनों इधर उधर घूम ही रहे थे। तभी उन्होंने देखा थोड़ा आगे बहुत लोग टेंट में बैठे हुए पर्दे पर मूवी देख रहे थे। गांव में शादी विवाह में अक्सर ऐसा होता है कि मनोरंजन के लिए पर्दे लगाए जाते हैं और उन्हें फिल्में दिखाई जाती हैं। फिर उसके बाद वो तीनों भी वहीं बैठ गए, पर्दे पर मूवी देखने लगे। रात के लगभग 11 से 11:30 बज रहे होंगे। तभी गौरव ने कुलदीप के कान में कहा, यार भाई, मेरा पेट खराब हो रहा है, मुझे 2 नंबर जाना है, जल्दी चल यार मेरे साथ। फिर उसके बाद कुलदीप ने ये महेश को बताई तो महेश हंसते हुए बोला, हाँ हाँ बेटा, खा ले, तभी तो ठूस ठूस के खा रहा था, तब तो बहुत मज़ा आ रहा था, अब तेरा पेट खराब हो रहा है। फिर गौरव ने कहा, मजाक छोड़ो यार,
सही में अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, चलो यार जल्दी कहीं। फिर उसके बाद कुलदीप पास में ही पड़ा एक डब्बा उठा लाया और उसमें पानी भरकर तीनों चल दिए पीछे के खेतों की तरफ। तीनों जा ही रहे थे कि तभी अचानक पीछे से कोई बहुत तेजी से भागता हुआ आया और उन तीनों को धक्का मारकर आगे की तरफ निकल गया। धक्का लगाते ही कुलदीप ने फिर जोर से चिल्लाते हुए कहा, अबे कौन है, पागल है क्या? तीनों को समझ नहीं आता कि कौन था, पर जो भी था वो सफ़ेद कपड़ों में ही था और तो कुछ ज़्यादा पता ही नहीं चला कि कौन था वो कौन नहीं। तभी महेश ने गौरव से कहा, चलो अब काफ़ी दूर आ गए हैं, अब यहीं पर कहीं बैठ जा। फिर उसके बाद गौरव डब्बा लेकर खेतों में अंदर चला गया। महेश और कुलदीप दोनों बाहर ही घूम रहे थे कि तभी गौरव गौरव की आवाज़ आई, अरे कौन है? अबे रुक जा, अबे रुक, कौन है? गौरव की आवाज़ सुनकर कुलदीप और महेश ने वहीं से आवाज़ लगाई और कहा, अबे क्या हो गया, चिल्ला क्यों रहा है? फिर गौरव ने कहा, अरे यार वो देख मेरा डब्बा लेकर भाग रहा है, पकड़ उसे यार। महेश और कुलदीप ने देखा कि कोई डब्बा उठाकर सड़क की तरफ भागे जा रहा था। तभी महेश ने कहा, ये तो वही लगता है जो भी थोड़ी देर पहले भागता हुआ हमारे साथ जा रहा था। फिर उसके बाद दोनों उसके पीछे भागने लगे और आवाज़ लगा रहे थे, अबे रुक जा, कौन है तू? लेकिन वो जो भी था लगातार भागे जा रहा था और उनके पीछे से गौरव भी भाग चला। शायद वो भी बैठा भी नहीं था। तभी उन तीनों ने देखा कि जो भी उनका डब्बा लेकर भाग रहा था वो एक बड़ी सी बाउंड्री के अंदर कूदकर भाग गया। फिर तीनों ने कहा, बेटा आज पकड़ेंगे तो जरूर तेरे को, चाहे कुछ भी हो जाए। बाउंड्री बहुत दूर तक फैली हुई थी, इसलिए फिर उसके बाद वो तीनों उस बाउंड्री से अंदर जाने लगे। पर तभी कुलदीप ने देखा वहाँ एक बोर्ड लगा था और उस पर लिखा था, डेरा कब्रिस्तान। ये देखकर कुलदीप घबराता हुआ दोनों से बोला, अबे अबे ओए रुक जा भाई, ये कब्रिस्तान है। ये सुनकर महेश और गौरव भी रुक गए। अंधेरा तो बहुत था, इसलिए कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, लेकिन ये तो तय था कि ये कब्रिस्तान है और रात की वजह से गेट बंद था। शायद अंदर चौकीदार हो, तीनों यही सोच रहे थे। तभी कुलदीप ने अपनी मोबाइल फ़ोन की फ्लैशलाइट से देखा कि कोई उसी बाउंड्री के ऊपर दोनों पैर नीचे लटकाकर बैठा हुआ है। फिर उसके बाद उसने दोनों को बताया तो महेश ज़मीन से पत्थर उठाकर उस पर मारने लगा। महेश पत्थर मार रहा था, तभी शायद उसने महेश के फेंके हुए पत्थर पकड़ लिए और वो भी वहाँ पर बैठकर पत्थर मारने लगा, जिसके कारण महेश के चोट लगी और वो ज़मीन पर गिर गया। ये देखकर कुलदीप और गौरव ने उसे पकड़ने के लिए बाउंड्री पर चढ़ने की कोशिश की। बाउंड्री तो ज़्यादा ऊंची थी, लेकिन किसी तरह वो दोनों उस बाउंड्री के ऊपर चढ़ गए और तभी उन्होंने देखा वही आदमी जो सफ़ेद कपड़ों में अभी तक इनको भगाकर यहाँ तक लेकर आया था और अभी बाउंड्री पर बैठा भी हुआ था। अब वो उसी कब्रिस्तान के अंदर एक कब्र पर बैठा हुआ था और वो किसी से बात कर रहा था। इस बार कुलदीप की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो शायद कुलदीप उसको पहचान गया था कि वो कौन है। फिर कुलदीप ने झटपटाते हुए कहा, अरे ये तो साहिल है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? फिर गौरव ने कहा, कौन साहिल? उसके बाद कुलदीप ने बताया, अरे ये महेश की नानी के गांव में रहता है और यहाँ से थोड़ा ही आगे जाकर इसकी नानी का गांव है। ये कहकर कुलदीप ने महेश को आवाज़ मारी, अबे महेश, ये तो साहिल बैठा हुआ है। ये साहिल है जो तेरे साथ मस्ती कर रहा था, हमारे साथ अभी बताते हैं इसको। इतना बोलकर कुलदीप और गौरव उस बाउंड्री के नीचे कूद गए। शायद नीचे कुछ था, क्योंकि जैसे वो नीचे कूदे तो उनके सर में कुछ बड़ी जोर से लगा और वो दोनों थोड़ी देर उसी जगह पर पड़े रहे, क्योंकि बाउंड्री बहुत ऊंची थी और नीचे शायद कुछ था जो उनके सर पर बड़ी तेज़ी से लगा और शायद उनके पैरों में भी चोट लग गई थी। और फिर एकदम से
दोनों खड़े होकर उस ओर जाने लगे जहाँ साहिल कब्र पर बैठा हुआ था और एक दूसरे आदमी से बात कर रहा था। वही आवाज़ मारते हुए जाने लगे, अबे साहिल बेटा, इतनी देर से तू परेशान कर रहा था, रुक अभी तेरे को बताते हैं। लेकिन महेश बाहर था, उसके चोट लगी हुई थी पत्थर की वजह से। लेकिन ये सुनकर कि साहिल वहाँ है और साहिल ही इनको इतनी देर से परेशान कर रहा था, फिर एकदम से महेश उठा और शायद उसकी जो चोट लगी थी और दर्द हो रहा था, सारा दर्द ख़त्म हो गया और भागता हुआ बाउंड्री पर चढ़कर आवाज़ मारने लगा, अबे वापस आ जाओ, अबे साहिल नहीं है वो भाई, वो तो 15 दिन पहले ही मर गया था, अबे आ जाओ। लेकिन तभी महेश के होश उड़ गए और उसकी रगों में चलता खून मानो जम सा गया, क्योंकि उसने देखा कब्र पर साहिल ही बैठा हुआ था और वो एक दूसरे आदमी से बात कर रहा था। और थोड़ी देर में वहीं पर गौरव और कुलदीप भी पहुंच गए। महेश बाउंड्री पर बैठे बैठे उन्हें देख रहा था कि साहिल ने एकदम से खड़े होकर एक साथ कुलदीप और गौरव के गले मिलने लगा। महेश बाउंड्री पर से ये सब कुछ देख रहा था। उसने देखा कि सब आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन समझ तो कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि कब्र थोड़ी दूर थी और थोड़ी देर में देखते देखते वो चारों एक साथ उसी कब्र पर बैठ गए। ये सब देखकर महेश की तो हालत खराब हो गई, लेकिन फिर भी महेश लगातार आवाज़ मारे जा रहा था। इसके बावजूद उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो भी कूद कर उनके पास चला जाए, क्योंकि महेश को तो पता था कि साहिल की तो मौत 15 दिन पहले ही हो गई थी। फिर ये कैसे हो सकता है? डरते हुए घबराते हुए काफ़ी देर तक महेश उसी दीवार के पास आवाज़ मारने लगा, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। उसने सोचा, चलो चाहे जो हो जाए, एक बार मैं भी जाकर देख ही लेता हूँ। फिर वो दोस्ती निभाने के चक्कर में महेश बाउंड्री से नीचे कूदने के लिए देखने लगा, तो फिर उसके होश उड़ गए, क्योंकि बाउंड्री सचमुच बहुत ऊंची थी। उसे पता था अगर कूदूंगा तो हाथ पैर तो टूट ही जाएंगे, और वो भी ये सोचकर पागल हो रहा था कि ये दोनों इतनी ऊंचाई से कूदे कैसे भला। फिर वो कब्रिस्तान से बाहर आकर सड़क पर देखने लगा, आसपास कोई है मदद मांगने के लिए, लेकिन उस समय अंधेरी रात में वहाँ कोई भी नज़र नहीं आया। महेश बहुत परेशान था, जबकि उसके दोनों दोस्त कब्रिस्तान में थे, और डरने की तो बात ही थी, क्योंकि वो दोनों साहिल के साथ थे और साहिल को मरे हुए 15 दिन हो चुके थे। यही सब सोचते हुए और घबराते हुए महेश वहाँ उस ओर भागने लगा जहाँ शादी हो रही थी, क्योंकि वहाँ उसके गांव के सब लोग थे। महेश पूरी जान लगाकर भाग रहा था और थोड़ी देर में वो टेंट में पहुँच गया। वहाँ सब लोग इधर उधर चारपाई पर सो रहे थे। उसने सबको बारी बारी से उठाने की कोशिश की और वो जोर जोर से चिल्ला रहा था कि कुलदीप और गौरव कब्रिस्तान में है, चलो कोई, चलो जल्दी उन्हें बचाने के लिए, कोई सुन क्यों नहीं रहा तुम लोग। लेकिन उसकी बार बार चिल्लाने और आवाज़ मारने का किसी पर कोई असर नहीं हो रहा था। सब लोग इतनी गहरी नींद में सो रहे थे कि महेश बार बार कोशिश करने के बावजूद किसी को उठा नहीं पा रहा था। उसके बाद वो गुस्से में एक जगह जाकर बैठ गया और यही सोच रहा था, ना जाने किस हाल में होंगे वो दोनों और आज किसी मुसीबत में फंस गए। ये सब सोचते हुए वो रात तो बीत गई और जब सुबह हुई तो सब लोग जागे। तो फिर महेश सबके पास जाकर बताने की कोशिश कर रहा था कि गौरव और कुलदीप कब्रिस्तान में फंसे थे और अभी तक वापस नहीं आए। लेकिन उसकी बात सुनना तो दूर, कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। गुस्से में आग बबूला हो चुका था महेश। उसने सोचा, चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं खुद ही जाऊंगा। और फिर वो वहाँ पर कब्रिस्तान की तरफ भागता हुआ पहुँचा और यही सोच रहा था, ना जाने क्या हो गया इन लोगों को, ना कुछ दिखाई दे रहा, ना कुछ सुनाई दे रहा है किसी को। और इधर टेंट में सब लोग महेश, कुलदीप और गौरव को ढूंढ रहे थे, क्योंकि रात से ही वो सब लोग सोच रहे थे कि ये तीनों कहाँ गए, क्योंकि उनका फ़ोन भी कोई नहीं उठा रहा था। फ़ोन की घंटी लगातार बज रही थी, लेकिन कोई उठा नहीं रहा था।
सब लोग बहुत परेशान थे, यही सोच रहे थे कि आखिर कहाँ गए तीनों। और थोड़ी देर बाद कुलदीप के पिताजी के फ़ोन पर कुलदीप के नंबर से फ़ोन आया, और जब उसके पिताजी ने फ़ोन उठाया तो फ़ोन की दूसरी तरफ से आवाज़ आई, ये किसका नंबर है?" फिर कुलदीप के पिताजी ने कहा, ये मेरे बेटे का नंबर है, पर आपको उसका फ़ोन कहाँ मिला?" तो उसके बाद उधर से दिल की धड़कन रोक देने वाली आवाज़ आई, आपके बेटे की लाश कब्रिस्तान में पड़ी हुई है, और इसके साथ 2 लाशें और हैं। इतना सुनकर कुलदीप के पिताजी रोने लगे और सभी साथी लोगों को बताया, और उसके बाद सभी लोग बिना समय गवाए तुरंत वहां पहुंच गए। वहां पहुंचकर देखा तो वहां बाहर गार्ड खड़ा था और 2 पुलिस वाले भी। शायद फ़ोन पुलिस वालों ने ही करा था। फिर पुलिस वालों ने बताया कि एक लाश तो बाहर ही पड़ी थी और उसके सर में चोट लगी हुई थी, और 2 जीने की लाश कब्रिस्तान के अंदर दीवार के पास पड़ी हुई थी। उन्होंने बताया शायद इन दोनों की मौत दीवार कूदते समय नीचे जो रॉड नीचे लगी हुई थी उसी से चोट लगने के बाद हो गई है। यानी महेश की मौत उसी समय हो गई थी जब वो आदमी के ऊपर से पत्थर मार रहा था। कुलदीप और गौरव की मौत उस ऊंची दीवार को कूदते समय नीचे सरिया और ईंटें पर गिरने की वजह से हो गई थी। तो फिर महेश यहाँ से वापस कैसे गया था, ये समझ में नहीं आया। इसका जवाब आप कमेंट में दें। डेरा कब्रिस्तान हिंदुस्तान के सबसे हॉन्टेड जगह में से एक है। कहते हैं कोई भी रात के 11 बजे के बाद उस कब्रिस्तान के आगे से नहीं जा सकता, तो उसके अंदर से जाना तो दूर की बात है, कोई उस कब्रिस्तान के आगे से भी नहीं जा सकता। इस कब्रिस्तान की दीवारें लगभग 1 किलोमीटर तक फैली हुई हैं, और कोई भी रात के 11 बजे के बाद वहाँ से जाता है तो वो ज़िंदा नहीं बचता। कहते हैं वहाँ जितनी भी बुरी शक्तियाँ हैं उनकी वो दीवारें एक सीमा है, मतलब कोई भी बुरी शक्ति उस कब्रिस्तान की दीवारों से आगे नहीं जा सकती। अगर कोई भी रात के 11 बजे के बाद वहाँ से जाता है तो उस बुरी शक्ति उसे बस उस कब्रिस्तान की सीमा तक ही मार सकती है, ना तो उससे पहले ना उसके बाद। आज की ये जो कहानी है वो डेरा कब्रिस्तान के पास ही एक गांव में रहने वाले मुकेश की है। अब ये कहानी मैं उन्हीं के शब्दों में सुनाऊंगा। मेरा नाम मुकेश है, मैं तांगा चलाने वाला हूँ। तांगा एक प्रकार की गाड़ी होती है जिसमें एक घोड़ा जोड़ा जाता है। वो रविवार का दिन था, शाम के 7 बजे थे, और मैं अपने घर पर था। तभी वहाँ राजू आया। राजू हमारे गांव का तो नहीं था, पर उसके कुछ खेत हमारे ही गांव में थे, जिसके कारण वो यहाँ आते रहता था। राजू ने मेरे पास आकर कहा कि उसकी घास उसके खेत में कटी रखी है और उसकी घास को उसके घर तक छोड़ना है। उनका गांव हमारे गांव से लगभग 5 या 6 किलोमीटर की दूरी पर होगा। मैंने भी हाँ बोल दिया और ये सोचा कि रात के 11 बजे से पहले तो वापस आ ही जाऊंगा। मैं भी आ जाता, पर घास लोड करने में काफ़ी समय लग गया था, इसलिए मुझे राजू के गांव पहुंचने में 10 बज गए थे, और घास टांगे से नीचे रखने में ही काफ़ी समय लग रहा था। और इसी वजह से राजू मुझे बार बार अपने ही घर में रुकने के लिए बोल रहा था, क्योंकि उसके गांव से हमारे गांव को बस एक रास्ता था जो उस डेरा कब्रिस्तान के आगे से होकर जाता था। एक बार को तो मेरा भी दिल करा कि राजू की बात मान ली जाए, पर मैं घर नहीं गया तो मेरे घर वाले परेशान हो जाते, और ना मेरे पास कोई फ़ोन था और ना ही मेरे घर वालों के पास। मेरे घर में तो बस 2 छोटे छोटे बच्चे और मेरी बीवी और मेरे माता पिता थे। मुझे उन सब की चिंता ने आने पर मजबूर कर दिया था, और अब मैं उस कब्रिस्तान के पास आ गया हूँ। मैंने अपनी घड़ी में समय देखा तो रात के 11 बज रहे थे। पहले तो मैंने लौट जाने का फ़ैसला करा, फिर मैंने किसी तरह हिम्मत करी और आगे बढ़ा।
मैं अभी कुछ आगे गया ही था, तभी मुझे ऐसा लगा कोई मेरे तांगे पर आकर बैठ गया हो। मैंने एकदम से पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ कोई नहीं था। पर मुझे अभी भी ये लग रहा था कि कोई मेरे पीछे बैठा हो। फिर जब मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो मेरे तांगे में जैसे वजन बढ़ गया हो। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, तांगे में वजन बढ़ता जा रहा था। अब पीछे इतना वजन हो गया था कि मेरा तांगा आगे से थोड़ा थोड़ा उठने लगा था, और मेरा घोड़ा भी अब लगना लगा कर चल रहा था। मैं अब समझ गया था कि वो इसमें आ गई है, और अब शायद मैं ना बच पाऊँ। फिर मुझे अपनी मम्मी की बात याद आई। उन्होंने मुझे बताया कि ये भूत और आत्मा आग से थोड़ा डरती हैं। तभी मैंने अपने जेब में रखी बीड़ी निकाली और मैं बीड़ी पीने लगा। जैसे ही मेरी एक बीड़ी ख़त्म होती, मैं दूसरी जला लेता। ऐसा करते करते मेरी पूरी बीड़ी ख़त्म हो गई। तांगे में इतना वज़न हो गया था कि तांगा बहुत धीरे धीरे चल रहा था, इसलिए मैं अभी कब्रिस्तान को आधा भी पार कर नहीं पाया था। सर्दी का समय था, इसलिए मैंने काफ़ी कपड़े पहने थे। जैसे ही मेरी बीड़ी ख़त्म हुई तो मैंने तो कंबल उठा लिया। उसे उतार कर मैंने उसमें आग लगा दी, और कंबल की आग ख़त्म होने ही वाली थी तभी मैंने अपना स्वेटर निकाल दिया, और स्वेटर की आग ख़त्म होती उससे पहले मैंने अपनी कमीज़ निकाल कर जला दी। जान बचाने के लिए कुछ तो करना ही था, इसलिए मैं अपने शरीर में सारे कपड़े जो मैंने पहने थे वो उतार उतार कर जला रहा था। ऊपर के सफरी कपड़े ख़त्म हो गए थे, पर मैंने अपना पजामा जो कि मेरे पास लास्ट बचा हुआ था वो भी उतार दिया, और उसमें भी आग लगा दी। अब बस मेरा एक कच्छा बचा था। उसे पहले मेरे पजामे की आग ख़त्म होती उससे पहले ही अब कब्रिस्तान की दीवारें ख़त्म होने वाली थी। जैसे ही मैंने कब्रिस्तान पार करा तो एक बड़ी भयानक आवाज़ आई। कोई औरत मेरे टांगे से नीचे उतरी और उसने कहा, आज तो तू बच गया, पर अगली बार आया तो नहीं बचेगा। इतना बोलकर वो वहीं खड़ी रही, और मैं अपने घर की ओर चला गया। उस दिन से मैं कभी उस रास्ते से नहीं आता। ये जो कहानी है ये एकदम सच्ची है।